हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है। हमें लगता है इसे सभी को पढ़ना चाहिए, जिसे पढ़ाई से नाता हो या ना हो, जिसे एग्जाम देना हो या ना भी देना हो, या फिर आगे चल के पढ़ना हो न भी पढ़ना हो, या जिसे पढ़ाई से कुछ दूर दूर तक नाता भी ना हो, उसे भी एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत सारे सामाजिक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, उसे दूर किया हो सके। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जानेंगे। जैसे हो गया कि कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड कब यूज हो रहा चाहिए, कब ना होना चाहिए, वो सारे के बारे में जानेंगे। कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड कब यूज करना सही होगा, कब यूज करना नहीं सही होगा, उस सारे को डिटेल्स में यहाँ जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 12th क्लास के 4 नंबर चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब टोटली वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन होता है ना, जनन की जो भी एस्पेक्ट है उसमें सही होना, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी माना जाता है। जो पर्सन रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में सही हो उसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाता है। रिप्रोडक्टिव क्या होता है, हेल्दी माना जाता है। कौन कौन से एस्पेक्ट की बात की जाए, एस्पेक्ट की बात कीजिए तो कौन कौन से एस्पेक्ट है, तो फिजिकली, यानी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी व्यक्ति उसी को माना जाएगा जो फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट होने का मतलब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, फिजिकली क्या हो, फिट हो, और उसमें जो भी स्पर्म फॉर्मेशन या गैमेट फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होता हो, ठीक है ना। फिर क्या, इमोशनल भी फिट हो। इमोशनल फिट होने का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली फिट नहीं रहेगा, इमोशनली ठीक नहीं होगा, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना नहीं जाएगा। और क्या हो, बिहेवियरल भी क्या हो, वो ठीक हो, बिहेवियरल उसका भी अच्छा हो, तब जाकर वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाएगा। साथ ही ये सोशली भी अच्छे हो, तभी जाके कोई व्यक्ति ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाएगा। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या होता है, इमोशनल, बिहेवियर, फिजिकल, सोशल सभी एस्पेक्ट आते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि वो सारे एस्पेक्ट आते क्यों हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाता है, यानी रिप्रोडक्शन होना चाहिए, इसके लिए क्या जरूरत है, फिजिकल ठीक हो बस हो गया। ये सोशली मान लीजिए बिहेवियरली भी ठीक हो, सोशली इमोशनल ये है क्यों जरूरत है। देखो सोशल एस्पेक्ट आता है, कल्चर आता है, इकोनॉमिक आता है, क्या कहते हैं, कल्चर एस्पेक्ट आता है, इकोनॉमिक आता है, सामाजिक सोशल स्टेटस भी आता है। और कोई व्यक्ति इकोनॉमिक रूप से सक्षम ना हो, इकोनॉमिक रूप से सक्षम हो, तो उसका चॉइस इफेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है, मैरिज के बाद ही शुरू होता है। रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन में मैरिज या जिसे कहते हैं शादी एक बड़ी पहलू है। क्या है, एक बड़ी पहलू है। रिप्रोडक्शन का स्टार्ट ही कहाँ, शादी से हो रहा है। यानी शादी का बेस क्या यहाँ माना जा रहा है, भारत में या कहीं भी माना जाए तो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस बहुत बड़ा बेस माना जा रहा है। और ये इकोनॉमिकली कोई व्यक्ति वीक होगा, बहुत ही वीक होगा, सोशली वीक होगा, सोशल में उसका सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो इससे इसका क्या है, इसका मैरिज बाय चॉइस नहीं हो पाएगा, तो इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होगा, इसका रिप्रोडक्टिव चॉइस अफेक्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ सोशल एस्पेक्ट को भी शामिल किया गया। क्या किया गया, सोशल एस्पेक्ट को भी शामिल किया गया। अब बिहेवियरल का मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बिहेवियरल एस्पेक्ट सही होना क्यों जरूरी है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है और बहुत गुस्सैले स्वभाव की है, एकदम गुस्सैले स्वभाव की, एनी टाइम गुस्सा में रहता है, तो तोड़ फाड़ मार धाड़ यही करने में लगा हुआ है, तो क्या कोई उससे विवाह करना चाहेगा, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो क्या ये पहलू उसको रुकावट नहीं करेगा रिप्रोडक्शन में। हाँ, रिप्रोडक्शन में इसका ये पहलू भी रुकावट डालेगा। इसीलिए बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी अच्छी होना जरूरी है। इमोशनल एस्पेक्ट इमोशनली भी सही होना जरूरी है, ताकि वो इमोशनली अच्छे से सोसाइटी में रह सके। इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी होने के लिए बिहेवियरली, सोशली, इमोशनली हेल्दी होना जरूरी है, और साथ ही साथ फिजिकली भी हेल्दी होना जरूरी है, तभी जाके कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिव हेल्थी माना जाएगा। ये जो डिफिनीशन है, जो अभी हमने बोला, जो डिफिनीशन
वो किसने दिया? वो दिया है WHO। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिफिनेशन को दिया है कि जो भी व्यक्ति टोटल वेल बीइंग हो, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में वेल बीइंग हो, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, तभी जाके वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाएगा, नहीं तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं माना जाएगा। यहाँ समाज में एक गलत फहमी बहुत ज़्यादा होगी चाइल्ड मैरिज का। चाइल्ड मैरिज का समस्या बहुत प्रोमिनेंट है, हायर है हमारे समाज में। इसमें क्या होता है कि बच्चे को 13 से 14, 15, 16 साल की उम्र, खासकर फीमेल को 14 से 15 साल की उम्र में मैरिज कर दिया जाता है। तो सरकार ने एक नियम लागू किया था कि मिनिमम मैरिज एज के अंदर क्या होता है कि फीमेल को 18 वर्ष और मेल को 21 वर्ष, मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए मैरिज के लिए। लेकिन इसमें भी लोगों ने क्या समझ लिया कि ये मैक्सिमम अभी विलेज एरिया में आमतौर पर फीमेल के लिए ऐसा समझा जाता है कि जो 18 वर्ष मिनिमम एज है, वो मिनिमम एज नहीं है, उसको वो लोग समझता है कि ये मैक्सिमम एज है, तो 18 वर्ष तक शादी हो ही जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन समाज में फैले हुए हैं। तो इसे दूर करने के लिए तो हमें सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, ताकि लोग सारे आसपास को समझ सके और जान सके कि चाइल्ड मैरिज का क्या क्या नुकसान है, क्योंकि उस समय फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं रहती है, ताकि बहुत सारे आगे चल के बहुत सारे फिजिकल और मेंटल समस्या होने के संभावना होता है। तो देखिए, सरकार ने देखा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक थी और उसके पूर्ति के लिए संसाधन बहुत कम थे। तो सरकार ने ये सारे एस्पेक्ट देखते हुए उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रखा। क्या रखा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रखा था। फैमिली प्लानिंग क्या रखा था? प्रोग्राम रखा था। उसके अंदर क्या किया गया? 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू किया गया। उसके अंदर क्या क्या कहा गया कि मैक्सिमम किसी भी कपल के 2 बच्चे होना चाहिए, और साथ ही साथ एक नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2 नारा देकर एक प्लान को प्रमोट किया गया कि कोई भी कपल हो उसके 2 ही बच्चे होना चाहिए और 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे नारे दिए गए कि 2 छोटा फैमिली खुशहाल फैमिली, हम 2 हमारे 2, ऐसे नारे दिए गए। और बहुत सारे पोस्टर लगाए गए, जगह जगह पोस्टर लगाए गए कि छोटे परिवार को खुशी दिखाते, बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हुए, और बड़े परिवार को दुखी दिखाते हुए, बहुत सारे संसाधन की कमी दिखाते हुए, ताकि ये प्लान अच्छे से काम कर सके। तो सवाल आ सकता है कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ? तो 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और दूसरा एक और आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ केयर, देखो यहाँ 2 वर्ड है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका फुल शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? RCH, याद रखना, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि क्या देखा गया कि बच्चे का जन्म तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहा है, जन्म लेते ही बहुत सारे बच्चे क्या होता है, मर जा रहा है, डेथ हो जा रहा है। बहुत सारे मदर भी बच्चे को जन्म देते वक्त ही उसका डेथ हो जा रहा है। तो ये सारे देखते हुए सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाया। क्या? कौन सा प्रोग्राम लागू किए? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बच्चों के देख रेख के लिए प्रोग्राम लागू किए गए, जिसमें बच्चे को समय समय पर ट्रीटमेंट किया जाए। जब माँ प्रेगनेंट हो तो उसमें आयरन वगैरह की गोली को फ्री में दिया जाए। ये सारे प्रोग्राम को लागू किया गया, ठीक है ना। एक और वर्ड आता है, क्या कहते हैं? एम्नियोसेंटेसिस। ये एम्नियोसेंटेसिस को लीगली बैन कर दिया गया है। एम्नियोसेंटेसिस को नहीं, एम्नियोसेंटेसिस में होता क्या है कि इसमें जो बच्चे डेवलप होते रहते हैं ना, तो उसके आसपास क्या फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मतलब क्या? तरल पदार्थ है। उसमें से कुछ तरल पदार्थ को सिरिंज या वगैरह के माध्यम से निकाल के और उसका एनालिसिस किया जाता था। एनालिसिस करके पता किया जाता था कि उसका क्या कोई जेनेटिक्स डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जन्म से होने वाली बीमारी तो कोई नहीं है। उसमें कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर आते थे? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सेक्सुअल एनीमिया
आदि जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक किया जाता था। ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है हीमोफीलिया में, क्या होता है खून बिना रुके एक बार कट जाता है तो खून बिना रुके ही बहते ही रहता है। सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है आरबीसी का शेप होता है वो हंसिए के आकार की हो जाता है। ये आदि पढ़ेंगे, इसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए। ये आदि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या कहते हैं पहचाना जाता था। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उसे गर्भ में ही उसका इलाज किया जा सके, इसीलिए ये इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट को लागू किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि इसका दुरुपयोग होने लगा। इसमें बच्चे क्या किया गया कि लोगों ने सेक्स डिटरमाइन करने लगा कि जो बच्चा पल रहा है गर्भ में वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। जैसे मालूम चलता था कि लड़की है तो लड़की को मरवा दिया जाता था, वो गर्भ पास करवा दिया जाता था। और बच्चे जिससे क्या हुआ कि मेल और फीमेल सेक्स रेशियो में बहुत ही अंतर आने लगा। इसीलिए सरकार ने फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए, यानी बच्चे फीमेल फीटस को मरने से रोकने के लिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या किया गया, बैन कर दिया गया। यानी डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो वो ये नहीं बता सकता जो फीटस माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, वो बतलाना इलीगल है। क्या है, इलीगल है, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आता है, पिल मतलब टैबलेट आता है, उसका नाम है सहेली। क्या नाम है, सहेली नाम है। 7 डेज में एक बार इसको लिया जाता है और जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ रहने की प्रेग्नेंट होने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्ट के बाद भी क्या कहते हैं प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं होती, ठीक है ना। ये कब बनाया गया, ये किसने बनाया है, ये सहेली, ये जो पिल है, ये दवाई है, किसने बनाया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है, एक संस्था है, कहाँ पे है, लखनऊ में। इन्हीं ने बनाया है क्या, सहेली नामक एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को, ठीक है ना। इसे ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसे हमेशा ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है और भारत का पॉपुलेशन क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना है तो पॉपुलेशन को हम कैसे दूर रख सकते हैं। देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 के करीब है, 1900 ईस्वी के करीब में 2 बिलियन के करीब था। यानी 2 अरब पॉपुलेशन थे पूरे दुनिया में 1900 के करीब, ठीक है ना। वो 2000 में बढ़ के क्या है 6 बिलियन हो गया। देखो दुगुना से भी ज्यादा 100 साल में बढ़ा है, 6 बिलियन यानी 6 अरब के करीब हो गया है। वही बात की जाए 2011 में तो 7.2 बिलियन हो गया पॉपुलेशन, यानी 7.2 अरब पॉपुलेशन 2011 में पूरे वर्ल्ड में था। और वही बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में बात की जाए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के समय में, आज़ादी के समय में जो भारत का पॉपुलेशन था वो लगभग 350 मिलियन था। ध्यान रखना 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना, 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख होता है। यानी 335 लाख के करीब उस समय इंडिपेंडेंट के समय, आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत का पॉपुलेशन था। यही देख के क्या किया 1951 में फैमिली प्लानिंग को लागू किया गया और उसमें बहुत सारे क्या क्या नारे दिए गए, जैसे कि हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, और क्या एक सुंदर खुशहाल फैमिली, दो छोटा सा फैमिली को बहुत खुशहाल दिखा के और बड़ा सा फैमिली को दुखी सा दिखा के जगह जगह पर पोस्टर लगाया गया ताकि लोगों को अंदर अवेयरनेस हो सके कि हाँ 2 बच्चे अच्छे होते हैं, छोटा फैमिली ही अच्छा होता है। ज़्यादा बच्चे से होने से क्या होता है उसका रिसोर्स अच्छे से नहीं मिल पाता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाता है और बच्चे का विकास भी सही से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये सारे पोस्टर पर दिखाया गया है, ठीक है ना। जगह जगह पर गांव पर नाटक किए गए, अलग अलग प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया है। यही भारत की 2000 की पॉपुलेशन की बात की जाए, 2000 ईस्वी की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1 अरब पहुंच गया। कितना, 1 अरब पहुंच गया। अब 2011 की बात की जाए तो 1.2 अरब पहुंच गया। अब वही 2023 की बात की जाए तो 1. अभी तो हुआ नहीं सीधा, लेकिन हाँ अनुमान लगाया जाता है कि 1.42 अरब करीब भारत का पॉपुलेशन पहुंच गया है। 1.42 अरब सोच रहे कितना सारा पॉपुलेशन है। फीमेल में भारत में क्या था, एक समस्या क्या थी कि जो फीमेल का मैरिज अर्ली एज में कर दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज,
यानी लगभग 13 कहीं कहीं अभी अभी भी है, अभी भी गांव में है, कहाँ कहीं कहीं देखा जाता है कि 13 से 14 ईयर की उम्र में फीमेल का मैरिज कर दिया जाता था, कर दिया जाता है। इसीलिए सरकार ने एक न्यूनतम एज निर्धारित किया ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। और न्यूनतम एज में क्या किया, वो फीमेल के लिए कितना 18 साल रखा और मेल के लिए क्या 21 साल रखा। ये न्यूनतम एज रखा। लेकिन अभी भी गांव में गलतफहमी है कि ये मैक्सिमम है, यानी फीमेल का 18 वर्ष की उम्र तक शादी हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है, ध्यान रखना है कि आप में कभी भी फैक्ट बढ़ के आ सकते हैं, कभी भी कहीं से भी। अब आज आते हैं आज के मेन टॉपिक में, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक विधि जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके। पहला बात की जाए टेम्पोररी मेथड है, क्या सॉरी टेम्पोररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। टेम्पोररी मतलब क्या, किसे ये कुछ समय के लिए गर्भ निरोधक किया जा सके, प्रेगनेंसी को रोका जा सके, फिर अब अगर कपल चाहे तो बाद में प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ये क्या इसका टेम्पोररी मेथड है। परमानेंट मेथड में क्या होता है कि एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना ली, जैसे कि भासेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, जिससे भाज यूट्रस से काट दिया जाता है, उसको टाइट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब काट कर उसको टाइट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो परमानेंट मेथड होता है, परमानेंट मेथड होता है। उसे एक बार अपनाने के बाद फिर क्या रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी फिर से प्रेग्नेंट नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन ये क्या होता है, ये टेम्पोररी मेथड होता है। टेम्पोररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है। क्या पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि नेचुरल तरीके से बिना कुछ किसी दवाई या बिना किसी बैरियर के यूज करके और बिना किसी क्या कहते हैं सर्जरी के वगैरह के, तब नेचुरली तरीके से, जैसे प्राकृतिक तरीके से क्या समझ सके बर्थ कंट्रोल किया जा सके, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। इसमें क्या होता है, बिना किसी क्या कहते हैं बाहरी मटेरियल के जैसे कॉन्डम वगैरह बिना यूज किए प्राकृतिक तरीके से क्या कहते हैं बर्थ कंट्रोल किया जा सके, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाया जा सके। और क्या हो सके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाया जा सके और प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसमें क्या होता है, पहला क्या है नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड क्या करते हैं, देखो स्पर्म नेचुरल मेथड में नेचुरली तरीके से बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बाहरी वस्तु के मीटिंग को रोका जाता है। किसका, स्पर्म और ओवम को। स्पर्म और ओवम को मिलने से ही रोक दिया जाता है। जब तक स्पर्म और ओवम मिलेगा नहीं तब तक क्या ना होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तक क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्पर्म और ओवम को मिलने से ही रोक दिया। इसमें क्या क्या मिलने ही से रोक दिया। ये क्या है गोलू सा, ये स्पर्म है, ये ओवम है, इसको क्या है मिलने ही से रोक दिए, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखना स्पर्म और ओवम क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। एक स्पर्म एक ओवम को आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। एक स्पर्म और ओवम को भी, एक ओवम को हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो ये नेचुरल मेथड में पहला मेथड है क्या, पीरियोडिक ऑप्शंस, क्या रिदमिक मेथड है। रिदमिक मेथड या पीरियोडिक ऑप्शन। पीरियोडिक मतलब कि ऑप्शन मतलब कि कुछ समय के लिए क्या कर सके, मेटिंग को अवॉइड किया जा सके, क्वार्टर्स को अवॉइड किया जा सके, उस मेथड को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मेथड ऑप्शन या रिदमिक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इट टेम्पोररी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, यानी सेक्स को क्या कर सके टेम्पोररी रोका जा सके, टेम्पोररी क्या कर सके इसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, कपल को अवॉइड करता है। किसको अवॉइड करता है, सेक्स को अवॉइड करता है। कब तक के लिए, डे 10 से डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से लेके डे 17 तक क्या करता है, सेक्स को अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है, क्योंकि ये जो डे 10 से डे 17 होता है ना, 17 होता है, ये क्या है, फर्टाइल पीरियड होता है। क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। फर्टाइल पीरियड का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। डे 10 से 70 के बीच में क्या होता है, प्रेगनेंसी होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक ऑप्शंस में क्या होता है, इस समय में क्या होता है, क्वार्टर्स प्रोसेस को अवॉइड किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों किया जाता है, देखते हैं जानते हैं ऐसा ही क्यों किया जाता है। देखो ओवम होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, वो होता है, कब होता है,
14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 14वें दिन का ओव्यूलेशन होता है और ओवम 1 से 2 देर तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। ओवम क्या रह सकता है, 1 से 2 दिन तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। और स्पर्म की बात की जाए 3 डे तक जीवित रह सकता है, ठीक है ना। क्या रह सकता है, 3 डे तक जीवित रह सकता है। और ओवम कितना रह सकता है, 1 से 2 दिन। मान लो 14वें दिन और मेंस्ट्रुअल हुआ, क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, तो वो मान लीजिए कि हम या 3 डे तक क्या होता है, स्पर्म जीवित रह सकता है। यानी फीमेल के अंदर एक बार सेक्स हुआ, क्वाइटस हुआ और फीमेल के अंदर क्या हुआ, स्पर्म रिलीज हुआ, तो वो क्या फीमेल के अंदर कम से कम 3 दिन तक वो रह सकता है, जीवित रह सकता है स्पर्म। यानी 3 दिन के अंदर वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। 3 दिन के बाद वो इनएक्टिव हो जाता है या फिर कहे तो मर जाता है, ठीक है ना। उसका ओवम होता है, जो ओव्यूलेशन से निकलता है ओवम, गोलू साइड स्ट्रक्चर ओवम, वो 1 से 2 दिन तक जीवित रह सकता है। अब मान लो 14 दिन में क्या ओव्यूलेशन होता है, तो ये क्या ऊपर चलिए 17 तक और नीचे 10 तक, यानी 10 से 17 डे तक। और क्या करें, ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। इसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत अधिक होता है, इसीलिए इस समय में क्या होता है, क्वाइटस को ही अवॉइड किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। प्रेगनेंसी को क्या रोका जा सके। लेकिन इसका फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक विधि को फेल होने का संभावना बहुत अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि ये इस महीने के 14 तारीख को हुआ है तो वो अगले महीने के भी 14 तारीख को, यानी इस महीने के 3 तारीख को हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन अगले महीने के 3 तारीख को ही मेंस्ट्रुएशन हुआ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फीमेल में ये इरेगुलर होता है, इसीलिए इसका फेल होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात की जाए तो क्वाइटस इंटरप्शंस, यानी क्वाइटस को बीच में ही रोक दिया जाए। क्वाइटस यानी क्या कहते हैं, क्वाइटस को क्या कहते हैं, बीच में ही रोक दिया जा सके। मेटिंग को, क्वाइटस को, इंटरकोर्स को क्या किया जा सके, या सेक्स को बीच में ही रोक दिया जा सके, उसे क्या कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्शन। ये कम इसे विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं। विथड्रॉल मतलब निकालना, विथड्रॉल मतलब होता है क्या होता है, निकालना, मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मेल क्या करता है, अपने पेनिस, मेल क्या करता है, ड्रॉन हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले, स्पर्म को, फीमेल को रिलीज होने से पहले मेल क्या करता है, अपने पेनिस को फीमेल में वजाइना से निकाल देता है, ताकि जो इजैकुलेशन हो या इंसेमिनेशन हो शरीर के बाहर हो सके, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसमें क्या कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्शन में। दूसरा क्या है, लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड, या इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, LAM मेथड भी करते हैं, ठीक है ना। लैम या LAM मेथड भी करते हैं। या इसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पार्चुरेशन के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 6 मंथ तक, कम से मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। बशर्ते, तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जब नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होने की संभावना ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या, ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन फ्लोइंग पार्चुरेशन। यानी कि जब बच्चे को और पर्याप्त मात्रा में बच्चे जन्म के जस्ट बाद पूरी तरह से माँ के दूध पर, मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट है, बाकी अलग मिल्क नहीं ले रहा है, डब्बे की या कोई मिल्क नहीं ले रहा है, पूरी तरह माँ के मिल्क पर डिपेंड है। तो क्या मदर में लगभग मैक्सिमम कितने 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो ओवुलेशन नहीं हुआ, जब ओवुलेशन नहीं हुआ तब प्रेगनेंसी नहीं हुआ, यानी 6 मंथ तक प्रेग्नेंट होने का संभावना ही नहीं है। कब, किस केस में, जब बच्चे लगभग 6 मंथ तक, मतलब पूरी तरह से माँ के मिल्क पर डिपेंड हो, बाहर का कोई भी फूड न लेता हो, बाहर का कोई भी बाहर के डब्बे का मिल्क हो या कुछ भी न लेता हो, पूरी तरह माँ के मिल्क पर डिपेंड हो, तो उस केस में 6 मंथ तक क्या प्रेगनेंसी होने का संभावना ही नहीं है। 6 मंथ के बाद नहीं कहा जा सकता है। साथ ही ये क्या है, ये नेचुरल मेथड है, तो इसका फेल होने का भी रिस्क रहता है।
इसमें क्या होता है, क्वार्टर इंटररप्शंस में जो इजैकुलेशन का टाइम होता है वो क्या होता है, इजैकुलेशन का टाइम बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है। क्या होता है, आनंददायक। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, आनंददायक। यानी जो इजैकुलेशन का समय वो बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है। स्पेशली बात की जाए मेल के समय, तो उस समय पेनिस को वैजाइना से विड्रॉल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए इसका फेल होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। कि ऐसा कई बार होता है कि हाँ क्वार्टर इंटररप्शन मेथड से यूज करेंगे, लेकिन इजैकुलेशन के समय में विड्रॉल कर वैजाइना से पेनिस को विड्रॉल करना ही भूल जाता है। तो इसका फेल होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका भी फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यानी नेचुरल मेथड की बात की जाए तो इसका फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ही नहीं सिर्फ नेचुरल मेथड का, मैनुअल मेथड के जैसे कि फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम का यूज भी और उसे फेल होने का भी खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।